नमस्कार। आइए आइए सॉइल मैकेनिक्स के प्रथम भाग या प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में बढ़ते हुए हम लोग इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय के बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसमें मूलतः बताया गया था कि कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, जैसे कि जलयोजन क्रिया या हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनेशन या कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन। इन तीनों प्रक्रियाओं के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं उस टॉपिक को। कार्बनीकरण में हमने पढ़ा था कि कार्बनिक अम्ल चट्टान के खनिज तत्वों के साथ में घुलने के बाद में यौगिक कर नए रासायनिक तत्व बनाता है। विशेषकर ये चूने से बनी चट्टानों को प्रभावित करता है, लेकिन इसके अलावा कार्बनिक अम्ल लोह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि खनिज तत्वों वाली चट्टानों को भी प्रभावित करता है। रासायनिक अपक्षय मुख्यतः जल में खनिज पदार्थों के घुल जाने के पश्चात ही होती है। हम जब ये रासायनिक अपक्षय पढ़ते हैं तो उसमें घोल या सॉल्यूशन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। घोल में खनिज तत्व घुल जाते हैं और घुलने के पश्चात जो रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न होती है, उसके अंत में मृदा भी उत्पन्न होती है। चट्टानों के रासायनिक अपक्षय के कारण क्ले खनिज बनते हैं। ये विशेषकर गौर करने वाली बात है कि क्ले खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है जो मृदाओं के गुणों को प्रभावित करता है। ये एक खनिज है जिसमें प्लास्टिकता के गुण होते हैं। प्लास्टिकता के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है कि क्ले खनिज के ही गुण मृदाओं में प्लास्टिकता के गुण उत्पन्न करते हैं। क्ले वाली मृदाएं चट्टानों के रासायनिक अपक्षय के कारण ही बनती हैं। भौतिक अपक्षय के कारण जो मृदाएं बनती है वह मुख्यतः चट्टानों पर, जिन चट्टानों पर बनती है, उन्हीं चट्टानों पर यदि पड़ी रहें तो उन्हें हम लोग अवशेष मृदा या रेजिडुअल सॉइल या सेडेंट्री सॉइल्स भी कहते हैं। यह मृदाएं की परत अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है और इनके गुण पेरेंट रॉक या पेरेंट चट्टान जिससे वो बनती है उनसे काफ़ी मेल खाती हैं। यदि मृदाएं जिन चट्टानों पर बनती है उन चट्टानों पर ना रहें, किसी एजेंसी या किसी नेचुरल एजेंसी द्वारा वो अपने स्थान से, जहाँ पर वो बनती है, वहाँ से हटाकर किसी और जगह स्थान पर ले जाकर जमा कर दी जाती है, उसे हम लोग परिवहित मृदा या ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। जो नेचुरल एजेंसीज इस परिवहन का कार्य करती हैं उनमें मुख्यतः जल या वायु आता है। अब चूंकि ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जमती हैं तो इनकी मोटाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। भूविज्ञान चक्कर का एक हिस्सा है परिवहन या जमाव। परिवहन मुख्यतः जिन एजेंसियों द्वारा या साधनों द्वारा होती है वह दिखाए गए हैं, जैसा कि पानी, बर्फ, वायु या ग्रेविटी। पानी व वायु परिवहन के मुख्य साधन हैं। वायु तथा पानी द्वारा जो परिवहन किया जाता है उस निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है कि वह ढीली व महीन कणों वाली चट्टानों के टुकड़ों को उखाड़ देती है या हटा देती है अपने स्थान से। फिर अगला चरण है, इन कणों की सहायता से अपघर्षण या अब्रेजन द्वारा अन्य चट्टानों का अपक्षय करती हैं। इसके पश्चात इन कणों को अन्य स्थान पर जमा करती है।
वायु द्वारा जो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ली जाती है, हटा करके जमा कर दी जाती है, उनमें मुख्यतः बालू रेत आती है और उनसे बनी मृदाएं टिब्बे कहलाते हैं। राजस्थान में इस प्रकार की मृदाएं बहुतायत पाई जाती हैं। पानी द्वारा प्रवाहित मृदाएं मुख्यतः पहाड़ी इलाकों से बह कर के आने वाले पानी के द्वारा परिवहित होती हैं। पहाड़ी पर नदियों का जो बहाव होता है वो बहुत अधिक तेज़ी से होता है। अब चूंकि अधिक तेज है तो ढीले और अन्य कणों को, मृदा कणों को पानी बहुत तेज़ी से भाग के ले जाता है। अब चूंकि बहुत तेज़ गति होती है तो कणों के साथ साथ बहती कणें तली व किनारों, नदी के किनारों को जो पत्थर स्थित होते हैं उनके साथ भी अपघर्षण करती है और वहाँ से भी अपक्षय करते हुए अन्य कणों को ले जाती है। जैसे जैसे पानी की गति कम होती है, मोटे कण तथा उससे छोटे कण, फिर आखिर में अंत में एकदम ही छोटे कण जमा कर दिए जाते हैं पानी द्वारा। ये पानी के बहाव पर निर्भर करेंगे। तो जैसे जैसे पानी की गति कम होती जाएगी, अंत में जाकर के सबसे महीन कण जाकर के जमा होएंगे। मुख्यतः भारतवर्ष में जो ये कार्य करती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि ये मृदाएं जल द्वारा मृदा को परिवहित करती हैं। यह नदियाँ पहाड़ी इलाकों से मृदाओं को ले जाकर के मैदानी इलाकों में सिल्ट के रूप में जमा कर देती है। सिल्ट इसी किस्म की मृदा है जो जमाव द्वारा, पानी के जमाव द्वारा मैदानी इलाकों में इकट्ठी होती है। प्राय यह बहुत ही उपजाऊ होती है। नदियों के अलावा हिमानी नदी भी होती है जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। जब ग्लेशियर पहाड़ी इलाकों में पिघलते हैं तो उनमें फंसे पत्थर के कण या मृदाओं के कण पहाड़ी इलाकों से होकर के हिमानी नदी के साथ बहते हुए घाटी में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं पिघलने के पश्चात। इस प्रकार की मृदाओं को हम लोग हिमानी मृदा या ग्लेशियल सॉइल्स भी कहते हैं। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण भी एक मृदा का परिवहन का साधन है। जहाँ पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे तीखी ढालें होती हैं, ऊपर पड़ी मृदाएं, ढाल के ऊपर पड़ी मृदाएं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढाल के किनारे ढहते हुए नीचे की ओर उसके ढाल के फुट पर आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। इस प्रकार की मृदाओं को हम लोग कोलुवियल सॉइल या समूढ़ मृदाएं कहते हैं। चूँकि ये पत्थर के टुकड़े ही होते हैं, इसीलिए इनके कण असमान तथा मोटे होते हैं। इस प्रकार की मृदाएं बहुत ही सुदृढ़ होती हैं, इसीलिए इनका इंजीनियरिंग कार्य या कंस्ट्रक्शन कार्यों में उपयोग किया जाता है। भूविज्ञान में जो जियोलॉजिकल साइकिल पढ़ाई जाती है उसमें अभ्युत्थान या अपहीवल उस चक्र का अंतिम भाग है, जहाँ मृदाएं जमा होने के पश्चात अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा, जैसे मेटामॉर्फिज्म या सेडिमेंटेशन, जिसमें ताप तथा प्रेशर के अधीन मृदाएं पुनः पत्थरों में या चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा कहा जाता है प्रकृति में जहाँ पहले पहाड़ हुआ करते थे वहाँ समुंदर है, क्योंकि अपक्षय के कारण वह चट्टानें रेत में परिवर्तित हो गई है और वहाँ पे समुद्र आ गया है। और जहाँ अभी समुंदर है, आने वाले समय में, चूँकि ये जियोलॉजिकल चक्कर चल रहा है, आने वाले समय में नई पहाड़ियाँ बन करके अभ्युत्थान द्वारा वहाँ पहाड़ में परिवर्तित होते जाएंगे और ये चक्कर चलता जाएगा। मृदा के बनने की प्रक्रिया हज़ारों साल तक चलती रहती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। पहले चट्टानें
बड़े बड़े पत्थरों में परिवर्तित होती है अपक्षय द्वारा या वेदरिंग द्वारा। तत्पश्चात धीरे धीरे ये महीन कणों वाली मृदाओं में परिवर्तित होती है। भूतल के सबसे ऊपरी परत, जिसे हम लोग खासकर पौधे के उगाने के उपयोग में लाते हैं, वो हज़ारों सालों के बाद में बनी हुई मृदाएं हैं। इसमें समय के साथ साथ मृदा कणों के अलावा ह्यूमस या उपजाऊ ऑर्गेनिक मैटर भी उपलब्ध होता है, जिसके कारण पौधों का उगना उस पर सरल हो जाता है। अपक्षय के विभिन्न चरणों को इस चित्र में काफ़ी सरलता से समझाया गया है। बड़ी बड़ी चट्टानों का कैसे विघटन होते होते महीन कणों वाली मृदाओं में परिवर्तित होना चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है। यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए हज़ारों साल लगते हैं। मृदा का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के जमाव साधनों के आधार पर निम्न प्रकार से है। प्रथम है जलोढ़ मृदाएं, जिन्हें इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। यह पानी द्वारा परिवहित मृदाएं होती हैं, जिनमें सिल्ट इत्यादि आती हैं। अगला है वायुयुक्त मृदाएं या एओलियन सॉइल्स। इस प्रकार की मृदाएं वायु द्वारा परिवहित होती हैं, जैसे रेत के टिब्बे। उसके पश्चात आती है सरोवरी मृदाएं या लेकोस्ट्राइन सॉइल्स, जो झील की तली में बनी मृदा होती हैं। इसके बाद में है मराइन सॉइल्स, जो समुद्र के तली में बनी मृदाएं होती हैं। हिमानी या ग्लेशियरी मृदाएं, जिन्हें ग्लेशियल सॉइल्स भी कहते हैं, ये हिमानी नदी द्वारा परिवहित होती हैं, पहाड़ों से पिघलकर जो घाटियों में जमा की जाती है। कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। पहला है मोटे कणों वाली मृदाएं, जिन्हें इंग्लिश में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स भी कहते हैं। ये कणदार होती हैं तथा असहसंजक होती हैं, जिन्हें नॉन कोहेसिव भी कहा जाता है। असहसंजकता विशेषकर वह गुण है जिसमें मृदा के कण आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। ऐसा आप लोग जानते हैं कि कोहेजन का अर्थ होता है कि समान प्रकार के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जिन पदार्थों में सहसंजकता यानी कोहेसिवनेस होती है, वह कण आपस में जुड़े रहते हैं, तथा जिन कणों में यह गुण नहीं होता है यानी वह आपस में जुड़ते नहीं हैं, उन्हें असहसंजक कण या पदार्थ कहते हैं। तो दानेदार मृदाएं या कणात्मक मृदाएं या मोटे कणों वाली मृदाएं या कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स असहसंजक होती है, तथा इनकी विशेषता यह है कि इनके कण इतने बड़े होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्रेवल व रेत इसी श्रेणी में आते हैं। अगली मृदाएं हैं महीन कणों वाली मृदाएं, जिसे इंग्लिश में फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स भी कहते हैं। यह मृदाओं की विशेषता होती है सहसंजक मृदाएं होती हैं। इन सहसंजक मृदाओं में क्लेई खनिज विशेषकर पाया जाता है। इस क्ले खनिज के कारण सहसंजकता उत्पन्न होती है, और सहसंजकता के कारण ये मृदाएं जल की उपस्थिति में चिपचिपी व चिकनी होती हैं। तो इन मृदाओं को चिकनी मृदाएं भी कहा जाता है। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से सरलता से देखा नहीं जा सकता है। इनमें सिल्ट व चिकनी क्लेई मृदाएं आती हैं। तीसरी है कार्बनिक मृदाएं,
या ऑर्गेनिक सॉइल्स। जैसा कि बताया गया है, ऑर्गेनिक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो प्राकृतिक अवस्था में वनस्पति या मृत जीव जंतुओं की चमड़ी द्वारा बनता है या उनके विघटन से बनता है। तो जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है उन्हें कार्बनिक मृदाएं कहा जाती है। और इन मृदाओं की विशेषता ये है कि बहुत ही उपजाऊ होती हैं ये मृदाएं। जैसे पीट इस मृदा की श्रेणियों में आता है। कणों के आकार पर अलग अलग किस्म के मृदाओं के नाम इस टेबल में दर्शाए गए हैं। जैसे कि बोल्डर, इनका आकार हमेशा 60 mm से अधिक होता है। तत्पश्चात आते हैं ग्रेवल्स, जिनका आकार 60 mm से नीचे होता है और 4.75 mm से अधिक होता है। ग्रेवल के पश्चात आती है रेत, जिनका आकार टेबल के अनुसार 0.6 mm से लेकर के 0.06 mm तक पाया जाता है। उसके पश्चात आती है सिल्ट, जिनका आकार 0.02 mm या कहें तो 2 माइक्रोन मीटर से कम होता है। सॉरी, 2 माइक्रोन नहीं, 20 माइक्रोन से कम होता है। तथा सिल्ट का अंतिम आकार का कण 2 माइक्रोन मीटर होता है। 2 माइक्रोन मीटर से नीचे यदि हम चले जाएं तो क्लेई कण प्राप्त होगा। आइए अलग अलग मृदाओं के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम है रेत या ग्रेवल। जैसा कि बताया है कि ये असंजक कण होते हैं या नॉन कोहेसिव कण होते हैं। इनके कण के जो आकार होते हैं वह नुकीले, अर्धगोलाकार या गोलाकार होते हैं। अब चूंकि ये कणदार हैं तो इनमें कणों के आकार भी होंगे। रेतीले कणों का अधिकतम आकार 2 mm है तथा ग्रेवल का आकार 2 mm से लेकर के 80 mm तक पाया जाता है। तत्पश्चात यदि कण अधिक बड़ा है तो वह बोल्डर कहलाते हैं। वहीं सिल्ट की बात करें तो सिल्ट के कण बहुत कम होते हैं, जिनका आकार 0.002 mm या 20 माइक्रोन के आसपास होता है। जो सिल्ट होती है उनमें प्लास्टिकता कम होती है। इसका मुख्य कारण है कि सिल्ट में क्ले खनिज नहीं पाया जाता है। क्षेत्र में यदि सिल्ट मृदा की पहचान करनी है तो हथेली पर जल मिलान के पश्चात उस मृदा को रखने से यदि हम हिलाएंगे तो उसकी सतह मलिन या डल दिखाई देगी। इस प्रकार की मृदाएं जब हिलाने पर पानी सतह से अलग हो जाता है तो सतह चिकनी दिखाई देती है। वहीं क्लेई मृदाओं को यदि हम लोग सतह पर रखकर गीली करेंगे तो कणों की सतह चिकनी नहीं दिखाई देगी, बल्कि उनका रंग गहरा दिखाई देता है, जिसके कारण से हम लोग सिल्ट व क्लेई मृदाओं को अलग अलग पहचान सकते हैं। सिल्ट को यदि सुखाया जाए तो सिल्ट के जो सूखे हुए अवशेष होते हैं वह भंगुर होते हैं, जिन्हें उंगलियों से दबाकर आसानी से तोड़ा जा सकता है। वहीं यदि क्लेई खनिज उपस्थित होगा मृदाओं में तो सूखने के पश्चात जो अवशेष होंगे वह काफ़ी सख्त होते हैं तथा उन्हें सरलता से उंगलियों से नहीं तोड़ा जा सकता है। ये भी एक प्रयोग द्वारा मृदाओं में भिन्नता दर्शाने का तरीका है। अगली किस्म की मृदाएं हैं कार्बनिक सिल्ट, यानी जिन सिल्टों में कार्बनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल उपस्थित होता है।
इसके कण भी महीन होते हैं तथा इनमें प्लास्टिकता होती है। यह प्लास्टिकता कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण होती है। इनका रंग भी हल्का भूरा होता है तथा गहरा भूरा भी होता है। यह रंग भी ऑर्गेनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण ही होता है। इन मृदाओं की पारगम्यता कम होती है तथा संपीड्यता बहुत अधिक होती है। पारगम्यता या परमेबिलिटी वह गुण है जिसके द्वारा मृदाओं से रिसाव होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्य दाब के अधीन कोई भी पदार्थ का दब जाना उसकी संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। क्लेई या चिकनी मिट्टी ये वह मृदाएं होती हैं जिनमें क्ले खनिज पाया जाता है। जैसा कि बताया गया है कि क्ले खनिज मुख्यतः चट्टानों के रासायनिक अपक्षय के कारण बनता है। ये बहुत ही सूक्ष्म कण है। ये जिन मृदाओं में उपस्थित होता है उनमें सहसंजकता तथा प्लास्टिकता के गुण उत्पन्न कर देता है। यदि इन मृदाओं को सुखा दिया जाए तो वह बहुत कठोर होती हैं तथा उन्हें उंगलियों से आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। चूँकि इन कणों का आकार बहुत कम है तो इन मृदाओं का स्वतः ही पारगम्यता कम होएगी। अगली मृदा है बेंटोनाइट। क्ले खनिज के बहुत से प्रकार हैं जिनमें से एक है माउंट मोरिलोनाइट। यह भी एक क्ले खनिज का किस्म है। बेंटोनाइट मृदाओं में इस क्ले खनिज यानी माउंट मोरिलोनाइट की मात्रा अधिक होती है। पानी के संपर्क में आने से इस क्ले खनिज का प्रसार बहुत अधिक होता है, यानी ये बहुत अधिक फूलती है तथा सूखने के पश्चात इसमें बहुत अधिक संकुचन होता है। इसका उपयोग सीमेंट ग्राउट के स्थान पर चट्टानों की ग्राउटिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। अन्य क्ले किस्म की मृदाओं में आती है काली मृदा या ब्लैक कॉटन सॉइल। यह एक अकार्बनिक किस्म की क्लेई मृदा है जिसमें माउंट मोरिलोनाइट खनिज की मात्रा अधिक होती है। इसका रंग बहुत ही गहरा भूरा होता है जिसकी वजह से ये काली जैसी दिखती है तथा ये बहुत ही उपजाऊ मृदा है। पानी में संपर्क में आने पर इसमें भी बहुत अधिक प्रसार होता है तथा सूखने के पश्चात संकुचन होता है। ये मृदाएं मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि में पाई जाती है। राजस्थान में इस किस्म की मृदाएं हनुमानगढ़ व गंगानगर साइड में पाई जाती है। संकुचन या प्रसार होने के कारण यह मृदाएं इंजीनियरिंग के उपयोग में नहीं लाई जाती हैं। यदि ऐसे स्थानों पर जहाँ पर हमें नींव बनानी है या संरचना बनानी है तो हमें इस प्रकार की ऊपरी सतह हटा करके ही हमें अपना कार्य करना होगा। पीट के बारे में पहले बताया जा चुका है। ये कार्बनिक मृदाएं हैं जिनमें वनस्पति के सड़ने के कारण ऑर्गेनिक मटेरियल जो बनता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। इन मृदाओं का रंग हल्का लाल या गहरा लाल तक होता है। चूँकि ह्यूमस या ऑर्गेनिक मटेरियल कठोर नहीं होता है, अतः इन मृदाओं का दबाव के अधीन संपीड़न भी बहुत अधिक होगा और इन मृदाओं का उपयोग भवन निर्माण आदि में नहीं किया जाता है। भारतवर्ष की प्रमुख मृदाएं हैं जैसा कि बताया गया है जलोढ़ मृदाएं या एल्यूवियल सॉइल जो जल द्वारा परिवहित होती है। उसके पश्चात काली चिकनी मृदा ब्लैक कॉटन सॉइल, फिर है लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थल मृदा, क्षारीय मृदा, पीट मृदा और जंगल या फॉरेस्ट मृदाएं। जलोढ़ मृदाएं भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल में आती है। ये मुख्यतः उत्तरी भारत के हिस्से में आती हैं। गंगा व यमुना द्वारा
गंगा या यमुना के मैदानी इलाकों में मुख्यतः पाई जाती हैं। ये मृदाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम व कश्मीर के प्रांतों में पाई जाती है। इन नदियों के अलावा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों की घाटियों में भी ये मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग राख के रंग जैसा होता है तथा हल्का भूरा भी इन मृदाओं में पाया जाता है। इन मृदाओं में रेत, सिल्ट व क्ले की परतें एक के बाद एक पाई जाती हैं। इन मृदाओं की मोटाई कुछ मीटर से लेकर के कुछ 100 मीटर तक होती हैं। इन मृदाओं की पारगम्यता अधिक होती है, जिसके कारण जल इनसे सुगमता से रिस जाता है। इन मृदाओं का घनत्व भी कम है तथा भूकंप के अधीन इनका लिक्विफिकेशन या द्रवीकरण हो जाता है, अर्थात अपरूपण प्रतिबल या कर्तन प्रतिबल में इनका सामर्थ्य कम हो जाता है तथा संरचनाओं को नुकसान या क्षति पहुंचने की संभावना रहती है। काली चिकनी मृदाएं या ब्लैक कॉटन सॉइल मुख्यतः ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से बनी होती हैं। इनका रंग काला होता है। काले रंग के लावे में लोह व एल्यूमिनियम यौगिक अधिक पाए जाते हैं। यह मृदा दक्षिण के पठार में पाई जाती है अथवा समस्त महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, मध्यवर्ती व पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पाई जाने वाली मृदाएं हैं। मृदा का उपयोग मुख्यतः कपास उगाने में किया जाता है। इनकी मोटाई 0.5 मीटर से 10 मीटर तक पाई जाती है। इनका रंग काला होता है तथा ज्वालामुखी की राख होने के कारण इन मृदाओं में माउंट मोरिलोनाइट पदार्थ काफ़ी अच्छा पाया जाता है, जिसके कारण मृदाओं में सहसंजकता या प्लास्टिकता के गुण भी अधिक होते हैं। पानी के संपर्क में आकर के ये बहुत अधिक फूलती है तथा सूखने के पश्चात इनमें संकुचन भी उत्पन्न होता है। संकुचन के कारण इन मृदाओं में चौड़ी दरारें उत्पन्न हो जाती है। इन मृदाओं का अपरूपण बल या शेयरिंग स्ट्रेंथ भी कम होता है। शेयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में हम विस्तार से आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। भार लगने पर ये मृदाएं अधिक दबती है, यानी इनकी संपीड्यता भी अधिक होती है तथा इनकी धारक क्षमता भी कम होने के कारण इन्हें इंजीनियरिंग कार्यों में कम उपयोग में लाया जाता है। अगली मृदा है लाल मृदा या लेटराइट मृदा। यह मुख्यतः राजस्थान प्रांत में अरावली क्षेत्रों में पाई जाती है तथा इसके अलावा कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों में पाई जाती है। इन मृदाओं में क्ले की मात्रा बहुत कम होती है तथा इनका रंग लाल होता है। यह उपजाऊ भी बहुत कम होती है। इन मृदाओं को यदि गीली अवस्था में चाकू द्वारा काटा जाए तो ये बहुत सरलता से कटती हैं, लेकिन सूखी अवस्था में ये मृदाएं कठोर होती हैं। लेटराइट मृदाओं का रंग लाल, पीला भी होता है। ये चट्टानों के विघटन से बनती हैं तथा ये केमिकल रूप से क्षारीय होती हैं। इनमें लोह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनकी उपस्थिति के कारण ये मृदाएं लाल रंग की होती हैं। लोह ऑक्साइड होने के कारण इन मृदाओं का घनत्व भी अधिक होता है तथा जैसे जैसे समय बीतता जाता है इनकी कठोरता में कमी आती है और प्लास्टिकता में भी कमी आती है। भारत के जंगली क्षेत्रों में फॉरेस्ट सॉइल या जंगली मृदाएं पाई जाती है। यह विभिन्न प्रकार के
की मृदाओं से बनी होती है तथा इनमें विभिन्न प्रकार के पेड़ भी पाए जाते हैं। ये मृदाएं केरल तथा हिमालय के क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। मरुस्थलीय या डेजर्ट सॉइल राजस्थान व गुजरात के काफ़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एओलिन सॉइल या वायु द्वारा परिवित मृदाएं हैं। इनमें रेत के टिब्बे राजस्थानी क्षेत्रों में विशेषकर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। ये महीन कणों वाली मृदाएं होती है और मृदाओं के कण असंसंजक होते हैं। इनमें प्लास्टिकता या सुगठिता कम होती है। कणों का आकार चूंकि क्लेई खनिज से बड़ा होता है या क्लेई मृदाओं से अधिक होता है, तो इनकी पारगम्यता महीन कणों वाली मृदाओं से या क्लेई मृदाओं से अधिक होती है। रेत अदृढ़ होने के कारण इनकी धारक क्षमता अधिक होती है तथा इनका घनत्व भी अधिक होता है। समुद्री इलाकों में मरीन सॉइल या मरीन डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। यह विशेषकर भारत के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट के समीप मुलायम समुद्री क्ले के ऊपर रेत की मोटी परत वाले ये निक्षेप या डिपॉजिट पाए जाते हैं। ये मृदाएं मुख्यतः समुद्र में बनी होती है तथा पानी के साथ बह करके समुद्र के किनारों पर आकर के जम जाती है। इन मृदाओं का अपरूपण बल कम होता है तथा संपीड्यता अधिक होती है। इस मानचित्र में भारत की विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में बताया गया है। समुद्री मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक होता है तथा क्ले होने के कारण इनमें प्लास्टिकता भी होती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं में क्ले खनिज की उपस्थिति का प्रतिशत इस टेबल की सहायता से समझा जा सकता है। अधिकतम काली चिकनी मृदाओं में ही क्ले खनिज की उपस्थिति होती है, जैसा कि टेबल से स्पष्ट है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त किया जाता है।